देखिए थर्मोडायनेमिक्स का एक टॉपिक है वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर फ्लूइड्स। ये तो मेन टॉपिक है जिसके अंतर्गत बहुत सारे डायग्राम्स हैं, ग्राफ्स हैं, ठीक है। तो आज हम पीटी डायग्राम बनाने जा रहे हैं प्योर सब्सटेंस का। बाद में वाटर का बताया जाएगा। किसी भी प्योर सब्सटेंस का पीटी डायग्राम कैसे बनता है। देखो, चूंकि साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, डायग्राम बना दिया और हमको बता दिया ऐसे बनता है, हमने सीख लिया। तो हमें केवल डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम को समझना है कि उस डायग्राम में कौन सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पहले हम डायग्राम बनाएंगे, उसमें बताएंगे कौन सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पीटी डायग्राम है, प्रेशर और टेम्परेचर पीच का एक ग्राफ है, ठीक है। ये जो लाइन है ना, इसको एक बात खास बात समझिएगा, ये जो लाइन हमने ये वाली खींची है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं आपको, ज्यादा बेहतर होगा। ये फिलहाल ये थोड़ा झुकी हुई ऐसे टिल्ट है, ठीक है, मतलब ये बहुत इधर नहीं झुकी हुई है। फिर हम बता दें, ये लाइन जो है ऐसे नहीं है, ये नहीं है, तो इसके साथ ये ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बना रही है। ये लाइन थोड़ी सी एक्यूट एंगल बना रही है, थोड़ा सा एक्यूट, इसलिए हम बिल्कुल स्ट्रेट खींचे हुए हैं। ये जो एंगल बना रही है एक्यूट बना रही है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको 2 डाल दिया है। देखो ध्यान से, पहले इसके पार्ट समझ लेते हैं। देखो, ये हमने प्रेशर और टेम्परेचर की जो ग्राफ खींचा है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये सॉलिड रीजन बताता है, सॉलिड होता है, मतलब इसमें जो भी प्रेशर टेम्परेचर जो भी होगा उस सब्सटेंस का, वो सॉलिड रीजन होगा, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये लिक्विड रीजन है, और ये वाला पार्ट जो है वो वेपर रीजन है। इंटर में थोड़ा पढ़ा भी है, उसी को एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं, थोड़ा सा डिटेल में चले जाना है। जरा 1 से T तक देखो, एक एक स्टेप समझते जाओ। पहला हम बात करेंगे 1 से T। 1 से T वाली जो लाइन है, क्या सॉलिड और वेपर को सेपरेट करती है? क्यों? यानी हम 1 से T कह सकते हैं कि क्या करती है, वो सेपरेट कर रही है सॉलिड एंड वेपर फेज। सॉलिड फेज एंड वेपर फेज, सॉलिड फेज एंड वेपर फेज, वेपर फेज, ठीक है। कुछ सब्सटेंस आपने देखा होगा डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आप जानते हो क्या, कौन सा सब्सटेंस होते हैं, जैसे कपूर के लिए कहा जाता है। तो ये जो कर्व है, ये कर्व सॉलिड और वेपर को सेपरेट करता है, और इस घटना को कहा जाता है सब्लिमेशन। तो ये आपका कर्व कहलाएगा सब्लिमेशन कर्व, यानी इसका नाम क्या है, सब्लिमेशन। राइटिंग समझ आ रही ना, तो हम लिख रहे हैं, क्लियर है ना, सब्लिमेशन कर्व। यानी 1 से T तक का जो कर्व है वो कहलाता है सब्लिमेशन कर्व। बस यही आपको समझाना है कि कौन सा कर्व क्या है, सब्लिमेशन कर्व। ये 1 से लेकर के T तक के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अब जरा T से C आ जाइए। T से C लिक्विड और वेपर के कांटेक्ट में है कि नहीं है, यानी T से C जो कर्व है, बोलते जाइए भाई, वो लिक्विड और वेपर को सेपरेट करता है ना। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, जो T से C है वो क्या करता है, वो सेपरेट करता है लिक्विड एंड वेपर, सेपरेट लिक्विड एंड वेपर। यानी इसके ऊपर जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसके ऊपर जब हम प्रेशर ले जाएंगे तो लिक्विड हो जाएगा, और नीचे आएंगे तो वेपर होगा। अच्छा, लिक्विड और वेपर को क्या कहा जाता है, वेपराइजेशन कर्व। इस कर्व का नाम है वेपराइजेशन कर्व, इस कर्व का नाम है वेपराइजेशन कर्व, ठीक है। इसको कहते हैं वेपराइजेशन कर्व। इस कर्व को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जरा T से 2 देखिए, क्या T से 2 सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करता है ना। जैसे बर्फ का पिघलना, या जब पिघलना शुरू हो जाती है तो हम कहते हैं सॉलिड धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी वहां पर सॉलिड स्टेट भी है और लिक्विड स्टेट भी है। तो ये सॉलिड से लिक्विड में ये कन्वर्ट होता है। यानी जो तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा जो है, कहां से कहां तक, T से 2 है ना,
हाँ T से 2 क्या करता है ये सेपरेट करता है। अच्छा इसको लिख दीजिए पहले, इस कर्व का नाम, इस कर्व का नाम है वेपराइजेशन कर्व। राइटिंग समझ में आ रही ना? और थोड़ा जी जी करते रहा करिए क्योंकि आपकी फोटो दिख नहीं रही है। अब ये जब बोलते हो तो पैनल पे नाम लिख करके आ जाता है कि भाई आप जग रहे हैं। तीसरा कर्व है T से 2, ये सेपरेट करता है, ये सेपरेट करता है सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। और जो सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करता है उसका नाम क्या होता है, नाम मालूम है आपको? इसे फ्यूजन कर्व कहा जाता है। इस कर्व का नाम है फ्यूजन कर्व। मैं ऐसे लिखे दे रहा हूं यहां पर, फ्यूजन कर्व। इस कर्व का नाम है फ्यूजन कर्व। इसमें कर्व का नाम लिख दीजिएगा फ्यूजन कर्व। ये क्लास, छोटे क्लासेस में फ्यूजन ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है? जरा इन्हें नोट कर लीजिए, फिर इसी क्योंकि हम इसमें रहेंगे तो समझाएंगे। नोट करिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो पॉइंट टी है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? ये चौथा पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट है पॉइंट टी। पॉइंट जो आपका है टी, इस पॉइंट टी का नाम जो है वो है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहां पर कोई सब्सटेंस, लिक्विड, यानी ऑल थ्री स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, लिक्विड, सॉलिड और वेपर, ठीक है? यानी इसमें कहेंगे कि ऑल थ्री स्टेट्स एग्जिस्ट, यानी यहां पर तीनों स्टेट यहां पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है? अब जरा पॉइंट सी देखो, यहां पर ये वो स्टेट है जहां पर लिक्विड और का जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है, यानी वेपर और लिक्विड कर्व एंड हो जाता है। और आपको इसके बाद होता क्या है अभी हम बता रहे हैं। यानी कि जो अगला पॉइंट है पॉइंट सी, जो पॉइंट सी है, यही सा आपको एक एग्जाम में एक्सप्लेन करना है। पॉइंट सी है, यहां पर कहेंगे कि जो कर्व है वेपर लिक्विड कर्व एंड हो जाता है। यहां क्या होता है, वेपर एंड लिक्विड कर्व एंड्स। तो इस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। सी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, ठीक है? अब जरा देखो ध्यान से, सी पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। जरा इस पॉइंट पे हम फिर पहुंचते हैं। अब सिंपल सी बात है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम कहें टेम्परेचर क्या है तो आप कहेंगे टेम्परेचर ये है टीसी, ठीक है? और हम कहेंगे इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या है, एक मिनट इस कर्व को थोड़ा बढ़ा दें। अगर हम कहें इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या है तो पीसी। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होता है उसे क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। यानी यहां पर एट सी पॉइंट पर जो टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर होता है जिसको कि टीसी से लिखते हैं, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर है। और जो प्रेशर होता है जिसको कि पीसी से लिखते हैं, ये क्रिटिकल प्रेशर होता है, ठीक है? नोट करिए इसको, कर्व में शो कर दीजिएगा, फिर दोबारा आइए, सुनो ध्यान से, सावधान। इस पॉइंट पर ये क्रिटिकल टेम्परेचर था और एक क्रिटिकल प्रेशर था। तो ये भैया टेम्परेचर क्रिटिकल से ज्यादा भी हो सकता, नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? तो देखो ध्यान से, अगर मैं ये टेम्परेचर क्रिटिकल से ज्यादा कर देता हूं, सॉरी प्रेशर ज्यादा कर देता हूं, तो प्रेशर ज्यादा हो गया ना, हो गया प्रेशर ज्यादा। ये प्रेशर है ना, हाइट प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है ना, और टेम्परेचर भी आपने यहां पर ज्यादा कर दिया। तो देखिए, जब आप क्रिटिकल टेम्परेचर से आगे बढ़ेंगे और क्रिटिकल प्रेशर से आगे बढ़ेंगे, इसको सुपर क्रिटिकल रीजन कहा जाता है।
इसको ये जो रीजन आपको मिला है ना, ये वाला रीजन, इसको कहते हैं सुपर क्रिटिकल रीजन। इसको कहा जाता है सुपर क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन, इसको सुपर क्रिटिकल रीजन कहते हैं, या इसको फ्लूइड रीजन भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है फ्लूइड रीजन। जो भी फ्लूइड है इसमें फ्लूइड रीजन कहलाता है। ठीक है, तो पहले तो ग्राफ को आपने समझा दिया कि भाई ग्राफ में कहां से कहां तक कर्व क्या कहलाता है और ये सब रीजन क्या कहलाता है। ठीक है, इसे नोट करिए, फिर कुछ बातें और बताते हैं। अब बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम अलोंग एनी कर्व। जो कर्व आपके हैं इनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है कि आप इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम अलोंग एनी कर्व, अलोंग एनी कर्व। अगर आपको याद हो, बहुत डिटेल में तो इंटर में नहीं था, लेकिन अब डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बताया गया था कि भाई किसी भी सब्सटेंस की जो मोशन है वो जितनी तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम बताने के लिए फॉर्मूला यूज किया गया है F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। सी माइनस पी प्लस टू, ये एक्चुअली में गिब्स साहब एक थे, उन्होंने अपना रूल दिया था, इसको गिब्स फेस रूल कहा जाता है। गिब्स फेस रूल कहते हैं। अभी इसके बाद हम इसी टॉपिक को पढ़ाएंगे। अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया है, इसको गिब्स फेस रूल कहते हैं, जहां F जो है ना वो इंडिकेट करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम को। F इंडिकेट करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम को, C इंडिकेट करता है यहां पर नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट, जिसको कि कहा जाता है केमिकली इंडिपेंडेंट सरफेस। अभी हम बता रहे हैं केमिकली इंडिपेंडेंट सरफेस। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा आपको, अगर आपको याद हो। और P होता है आपका नंबर ऑफ फेज प्रेजेंट। P कहलाता है नंबर ऑफ फेज प्रेजेंट, नंबर ऑफ फेज प्रेजेंट। ठीक, ये कहलाता है। ठीक है, यानी लिक्विड सॉलिड जो भी है, नंबर ऑफ फेज का मतलब ये हुआ जाकर के, नंबर ऑफ फेज प्रेजेंट का मतलब ये हुआ जाकर के कि लिक्विड सॉलिड गैस क्या वहां पर प्रेजेंट है, यानी लिक्विड है या सॉलिड है या गैस है, क्या है इसको हम, या गैस है या वेपर है, जो भी है, या वेपर है, ये P कहलाता है। ठीक है, अब हम इस कर्व में अलग अलग सिचुएशन में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, नोट कर लिया। पहले देखो 1 से T चलते हैं, नोट करिए, फिर इसको हम ये रब करेंगे, यही रहेंगे ना, इसको नोट कर लो, फिर इसको रब करेंगे। अच्छा, इस कर्व में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहते हैं। देखो कर्व 3 हमने ड्रा किया है ना, एक 1 से T ड्रा किया है, एक T से C ड्रा किया है, एक T to 2 ड्रा किया है। ठीक है, तो आप पहले करेंगे फॉर ऑल कर्व्स, ऑल कर्व्स, कहां से कहां तक, 1 से T, T से C और T से 2। जरा समझिएगा सावधान, पहले हमने C के बारे में बात कर रहे हैं। C हमने क्या कहा, C क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट, केमिकली इंडिपेंडेंट सरफेस। सुनिए ध्यान से, आपने हेडिंग क्या डाली है, पीटी ग्राफ फॉर द प्योर सब्सटेंस, यानी ये कोई प्योर सब्सटेंस, प्योर आपने सब्सटेंस लिया है उसका ग्राफ है ना, ये एक कंपोनेंट है एक तरीके से, है ना। यानी यहां पर या तो ये कोई लिक्विड है, ठीक है, या कोई सॉलिड है, जो भी है ये, जिसको बाद में लिक्विड स्टेट में आपने कन्वर्ट किया है, यानी एक सब्सटेंस का ये ग्राफ है केवल। तो यानी कि जो C है वो यहां पर 1 है। हैव यू गॉट इट और नॉट? ठीक है, अब आप P के बारे में बात कर लेते हैं, इसको एक क्वेश्चन वर्ड डाल दो, P के बारे में बात कर लेते हैं। P को हमने क्या कहा, नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट। जरा 1 से T देखो, 1 से T के इस तरफ सॉलिड है, इस तरफ वेपर है, यानी 1 से T 2 फेज को डिवाइड कर रहा है, सॉलिड वेपर को।
अगर टी टू सी करो तो इस तरफ वेपर है, इस तरफ लिक्विड है, यानी टी से सी लिक्विड और वेपर को डिवाइड कर रहा है। इस वाले को देखो, इधर लिक्विड है इधर सॉलिड है, यानी ये सॉलिड और लिक्विड को डिवाइड कर रहा है। यानी ये जो बाउंड्री आपने खींची है, ये बाउंड्री दो फेजेस को डिवाइड कर रही है, तो P की वैल्यू 2 हो गई। तो बाई इक्वेशन 1 C को 1 रख दो, P को 2 रख दो। बाई इक्वेशन 1 तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस 2 प्लस 2, यानी F इज इक्वल टू 1, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गई। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गई। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है, किसी भी सिस्टम को, किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जितनी सब्सटेंस या जितनी मोशन या जितनी प्रकार की एनर्जी की जरूरत होती है, इसका मतलब ये हुआ जाकर के कि अगर हम यहां पर एक वैल्यू कोई फिक्स कर दें कोई, तो दूसरी वैल्यू अन्य वैल्यू अपने आप फिक्स हो जाएंगी। ठीक है, यानी ये शो करता है कि दिस शोज दैट, अभी हम बता रहे हैं कैसे, दिस शोज दैट if we fix any one value then other values automatically फिक्स्ड, अदर वैल्यू अपने आप फिक्स्ड हो जाएंगी। जरा समझिए हम कहना क्या चाहते हैं, जरा सुनो ध्यान से, देखिए सावधान। जैसे आप इस पॉइंट के बारे में बात करिए, ठीक दिख रहा है आपको, पॉइंट दिख रहा है ना, जरा इस पॉइंट को देखिए ध्यान से। अगर इस पॉइंट में आपने कहा भैया टेम्परेचर इतना है, सॉरी आपने कहा टेम्परेचर यहां से यहां 5 केल्विन है, इसका टेम्परेचर 5 केल्विन है, तो भैया ये पॉइंट तो अपने, अगर ग्राफ को ध्यान से देखो, अगर इस लाइन को खींचोगे तो प्रेशर उस पॉइंट पे अपने आप मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा ना। देखो इधर, अगर ग्राफ में आप एक काम करो, इस पॉइंट पे आ जाओ और ग्राफ में ये वैल्यू आपको मालूम हो जाए, ये वैल्यू कितनी है, तो ये अपने आप वैल्यू मालूम हो जाएगी। अगर ये पॉइंट आप यहां लेना चाहते हो, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, बात सुनिए क्या कह रहे हैं, तो यहां एक वैल्यू फिक्स कर दो, रेस्ट अपने आप फिक्स हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको, फिर आगे कुछ बातें करें। इफ वी फिक्स द टेम्परेचर ऑफ एनी कर्व देन प्रेशर ऑटोमेटिकली फिक्स। अगर मैं टेम्परेचर यहां पर कहीं फिक्स कर दूं तो प्रेशर अपने आप फिक्स हो जाएगा। लॉजिक पकड़ में आ रही विधान साहब? यानी अगर इस पॉइंट पे हम कह दें, ये पॉइंट आपको हम दे दें जो कि लिक्विड रीजन में है, और हम कहें भैया इस पॉइंट का टेम्परेचर इतना है, ये फिक्स कर दिया, तो भैया ये अपने आप कर्व को ड्रा करोगे तो प्रेशर अपने आप मिल जाएगा। क्यों भाई? इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो हमने कहा आपको केवल एक वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी। जो वैल्यू आप फिक्स कर रहे हो वो कुछ चेंज हो रही ना, वो आपने कहा ये टेम्परेचर यहां 3 है, यहां 4 है, तो कहते हैं अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो आप कहेंगे भाई देखो ऐसा है कि एज हियर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1, ये 1 है। सो इस प्रकार के कर्व को हम मोनोवेरिएंट कहते हैं। सो these curves are called monovariant। इन्हें मोनोवेरिएंट, वेरिएंट का मतलब वेरिएशन होता है, मोनो माने सिंगल होता है, इसको हम मोनोवेरिएंट कहते हैं, कॉल्ड मोनोवेरिएंट। ठीक है, यानी आपको यहां पर दो, अच्छा एक चीज और, वो थोड़ा मैं जो एग्जांपल दे रहा था वो ठीक नहीं था। हम जो फिक्स पॉइंट करेंगे वो इस कर्व के ऊपर करेंगे, यहां करेंगे या यहां करेंगे, यहां करेंगे। ठीक है, वो गलती से यहां हम दिखा गए, वो यहां नहीं दिखाएंगे, यहां इसके अंदर नहीं दिखाएंगे। ठीक है, यहां नहीं दिखाएंगे, हम इस कर्व के ऊपर पॉइंट लेंगे, या तो यहां लेंगे या यहां लेंगे, यहां लेंगे। समझ में बात नहीं है, क्योंकि हम इस कर्व के ऊपर ही बात कर रहे हैं। ये मोनोवेरिएंट है। हैव यू गॉट इट? अब देखो, अब ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बताया इस कर्व के लिए। अब जरा समझिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम की और बातें, नोट करिए ना इसको। अब देखिए ध्यान से, अगर आप केवल सॉलिड रीजन में जाओ,
केवल लिक्विड रीजन में जाओ या केवल वेपर रीजन में जाओ, केवल सॉलिड, केवल लिक्विड या केवल वेपर, यानी कि फॉर सिंगल फेज। भाई देखो, जब आप 1 से T जा रहे थे तो ये दो फेज को डिवाइड करती है, उधर झांका तो वेपर दिखाई पड़ा, इधर झांका तो सॉलिड दिखाई पड़ा, ठीक है। तो अगर कहते हैं फॉर सिंगल फेज, अगर हम बात करें फॉर सिंगल फेज, सिंगल फेज, सिंगल फेज का मतलब या तो सॉलिड हो या लिक्विड हो। अगर सिंगल फेज है, सॉलिड है या लिक्विड है या वेपर है, तो भैया इसके लिए सी तो 1 ही होगा, क्योंकि आप एक सब्सटेंस का ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है, और इसमें फेज भी 1 है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जब निकालेंगे, जब एफ निकालेंगे, तो 1 - 1 + 2 = इसकी फेज 2 आएगी, ठीक है, फेज कह रहे हैं, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आएगा। और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आने का मतलब होता है यहां पर दो चीजें आपको फिक्स करनी पड़ेगी, ठीक है, यानी कि वी हैव टू फिक्स 2 इंटेंसिव वेरिएबल, यानी इन दिस रीजन या टू एक्सप्लेन दिस रीजन, we have to fix 2 intensive variables, 2 वेरिएबल्स लिख दो, केवल 2 वेरिएबल को यहां पर हमको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब यहां टेम्परेचर भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। और ऐसे को हम कहते हैं बाई वेरिएंट, यानी सिंगल फेज वाले कहलाते हैं बाई वेरिएंट, यानी सिंगल फेज वाले जो होते हैं उनको हम कहते हैं बाई वेरिएंट। दो चीजें फिक्स करनी है ना, बाई वेरिएंट, इन्हें बाई वेरिएंट कहा जाता है, ठीक, नोट करिए। आप जरा देखो ध्यान से, एक गलती में शुरुआत में मैंने बताया था, सुनो ध्यान से, सावधान। अगर मैं इस कर्व के ऊपर जाता हूं तो कर्व के ऊपर केवल टेम्परेचर फिक्स कर देंगे, प्रेशर अपने आप फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर इस रीजन में कहीं रहता हूं तो हमको प्रेशर, टेम्परेचर, क्योंकि रीजन बहुत बड़ा है ना, नहीं समझे, सुनो ध्यान से। कर्व की लाइन फिक्स है, कर्व तो यहां से यहां तक गया है, अगर ये पॉइंट लोगे तो ये फिक्स है, टेम्परेचर कितना होगा, अगर ये पॉइंट फिक्स कर दिया ये अपने आप फिक्स हो जाएगा। लेकिन सॉलिड रीजन बहुत बड़ा है, इसलिए यहां पर दोनों चीजें आपको फिक्स करनी पड़ेगी, ठीक है। शुरुआत में समझाने में थोड़ा सा हम उल्टा कर गए थे, इसलिए हमने कहा बता दें आपको, ठीक है, ठीक, नोट करिए इसको। इस ट्रिपल पॉइंट पे आओ भाई, अलग अलग देखो, हमने कर्व को बता दिया आपसे, 1 से T, T से C, T से 2 बता दिया, सॉलिड बता दिया, लिक्विड बता दिया, गैस बता दिया, वेपर बता दिया। अब हम ट्रिपल पॉइंट पे आते हैं, एट ट्रिपल पॉइंट। नेक्स्ट है एट ट्रिपल पॉइंट। देखो ट्रिपल पॉइंट को अगर ध्यान से देखें, सब्सटेंस तो एक ही है ना जिसका आप ग्राफ खींच रहे हो, किसी एक लिक्विड का कर रहे हो, किसी प्योर सब्सटेंस का कर रहे हो, तो C तो 1 हो जाएगा, P कितना होगा बताएंगे आप? यहां पर कितने फेजेस हैं? ये पॉइंट सॉलिड, वेपर और लिक्विड तीनों को कंटेन करता है, तो यहां फेज 3 हो जाएंगे ना। सो बाई इक्वेशन 1 जब हम F निकालेंगे तो आएगा 1 - 3 + 2, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ जाएगी। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आने वाली है? 0 आने वाली है, यानी ये इनवेरिएंट होगा, फिक्स पॉइंट होगा, ये इनवेरिएंट होगा, फिक्स पॉइंट होगा। इनवेरिएंट होता है, फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट होता है, यानी कोई भी आपका सब्सटेंस है उसका ये जो ट्रिपल पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट कराता है, ठीक है। जैसे ट्रिपल पॉइंट यूनिक होता है, मतलब किसी भी प्योर सब्सटेंस की बात हो रही है, अगर आप मिक्स कर लोगे, 2-3 सब्सटेंस मिलाओगे तो सब अपने हिसाब से ट्रिपल पॉइंट फिक्स करेंगे, वो अलग चीज हो जाकर के, ठीक है। पहुंचिए क्रिटिकल पॉइंट, C पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, बताया था। और इस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं और इस प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। एक डेफिनेशन आई है कि भाई क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, पहले इसको
समझ लीजिएगा, फिर इसको डायग्राम में समझ लीजिएगा। कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है एवर विच, अगर आपने किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर क्रिटिकल से ऊपर रखा, इफ एनी गैस इज कंप्रेस्ड, अगर किसी गैस को आपने कंप्रेस किया क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, कंप्रेस मतलब होता है दबाना, दबाना मतलब प्रेशर ज्यादा करना, है राइट। कंप्रेस का मतलब क्या होता है? दबाना, दबाना मतलब प्रेशर ज्यादा करना। तो वट एवर हाई प्रेशर यू अप्लाई, आप चाहे जितना हाई प्रेशर अप्लाई करें, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इसे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। समझ में आई बात? नहीं आई? जरा इसको डायग्राम में समझ लो, सुनो ध्यान से, इधर देखो, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्यों भाई? कहो हाँ, कहो। अगर आपने टेम्परेचर इसके ऊपर किया तो आप यहां कहीं पहुंच जाएंगे, क्यों? अगर यहां पहुंचे और आप गैस को कंप्रेस करो, जरा कंप्रेस करोगे, टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर फिक्स है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर आपने फिक्स ये यहां लिया है, सॉरी ये टेम्परेचर आपने यहां लिया है इतना, ये टेम्परेचर आपने इतना ये लिया है, ठीक है, ये लिया है टेम्परेचर। अब इसको कंप्रेस करो, अगर इसको कंप्रेस करोगे यानी प्रेशर बढ़ाओगे, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो ये सब्सटेंस यहां पहुंच जाएगा ना भैया, यहां पहुंच जाएगा। और ये वाला कौन सा रीजन है? सुपर क्रिटिकल रीजन है। यहां पर अगर लेके आते तो लिक्विड में कन्वर्ट होता, नहीं समझे? तो अगर आपने टेम्परेचर क्रिटिकल के ऊपर कर दिया तो उसे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब सुनो ध्यान से, अगर आपने टेम्परेचर को यहां कहीं कर दिया, दिख रहे हैं आप, अगर आपने टेम्परेचर को यहां कहीं कर दिया, ये टेम्परेचर कर दिया क्रिटिकल, ठीक है, ये टेम्परेचर आपने कर दिया क्रिटिकल, कर दिया। अब अगर आपने यहां प्रेशर बढ़ाया, तो देखो प्रेशर बढ़ाया 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 बढ़ाया, देखो लिक्विड पहुंच गया, नहीं पहुंच गया? तो हम लिक्विड रीजन में पहुंच जाते हैं, ठीक है, समझ में नहीं आई? अच्छा एक चीज और, अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे हैं और आपने जो प्रेशर है क्रिटिकल प्रेशर से कम रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर डाउन करें तो धीरे धीरे हम, देखो अगर यहां पर हैं और अगर कूलिंग करें तब भी हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आप किसी गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो कूलिंग से भी गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर कर दिया तो कितना आप कंप्रेस करें, गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ में बात आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये पहले नोट करिए, फिर कुछ पॉइंट्स हमें इस डायग्राम के बारे में बताने वो बता रहे हैं। तो पीटी डायग्राम आपने खींचा है ना, ये किसी भी प्योर सब्सटेंस के लिए, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, लेकिन वाटर के लिए आप खींचेंगे तो वाटर में थोड़ा सा चेंज आता है, उसे समझ लीजिए, ठीक है। कभी कभी मान लिया आ गया दो ग्राफ आपसे समझाने के लिए कह दिया, बताओ ये वाटर का है किसका है। देखो पीटी डायग्राम में थोड़ा अंतर होता है, सावधान। ये वाटर का पीटी डायग्राम है, ये मान लिया पी है, सॉरी ये आपका टी है, ये आपका पी है। थोड़ी देर पहले हमने बताया था, इसके पहले ये खींचा था, फिर ये खींचा था और ये ऐसे खींचा था, याद है ना, ऐसे। वाटर का जो ये होता है ये थोड़ा सा ऑब्ट्यूज बनता है, यानी वाटर में ये कर्व आपका बनता है, थोड़ा सा ऐसे बनता है वाटर के लिए, ये वाटर के लिए है, ठीक है। और प्योर सब्सटेंस कोई दूसरा होगा उसके लिए कुछ ऐसा बनता है, मैं इस प्रकार से बनाता हूं, किसी और सब्सटेंस के लिए कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, एक्यूट बनता है, ये ध्यान रखिएगा। ये पीटी ग्राफ होता है, यानी प्योर सब्सटेंस और वाटर में अंतर ये होता है कि फॉर वाटर जो इसका स्लोप है, फॉर वाटर जो dp बाई dt है, इसका जो स्लोप है वो लेस देन 0 होता है, और फॉर अदर सब्सटेंस जो dp बाई dt होता है वो ऑब्ट्यूज होता है, सॉरी एक्यूट होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, बस इतना अंतर होता है, ठीक है। वैसे वाटर है, बिस्मथ है, एंटीमनी है, तीन सब्सटेंस देखे गए हैं। एक वाटर देखा गया है, एक एंटीमनी देखा गया है, लेकिन अब एंटीमनी तो आता नहीं है, एंटीमनी केवल वाटर ही आता है। तो वाटर में थोड़ा चेंज होता है। अगर दो कर्व आ जाएं तो आप ये कहेंगे भाई ये वाला जो कर्व गया है 1 से 2, 2 से C और 2 से ये मान लिया 3 है और ये 3 डैश है, तो 2 से 3 वाटर का है और 2 से 3 डैश किसी और सब्सटेंस का है, ठीक है। तो इतना ही चेंज होता है और कुछ इसमें
करने की जरूरत नहीं है। तो ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा क्यों होता है? देखो ये तो नेचर में ऐसा होता है, वो अलग की बात है। dp बाई dt लेस देन, ये जो ऑप्टिव होने का मतलब क्या होता है? देखो आप जानते हैं, पहले इसको नोट करिए, फिर इसके बारे में थोड़ा सा नोट लिखवा दें। क्वेश्चन ये होता है कि dp बाई dt ये लेस देन 0 क्यों होता है? देखिए ये होता है, ऐसा नहीं कि आपने बना दिया उसको, नेचर में ऐसा हमने केवल ऑब्जर्व किया कि वाटर में की स्थिति में क्या है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, ठीक है, प्रेशर घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है वो डेंसिटी ऑफ वाटर से कम होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्लास 10th में पढ़ाया गया आपको, ठीक है। देखो जरा देखो ध्यान से, जब किसी वाटर सरफेस पे, ये वाटर सरफेस है, ये वाटर सरफेस है, ठीक है, जब ये टेम्परेचर डाउन होता है तो ये सरफेस क्या होता है? ये सरफेस जो है कूल होता है। जब कूल होता है तो इसकी डेंसिटी बढ़ती है, समझ पड़ा है ना। और जब डेंसिटी बढ़ेगी तो हैवी हो जाएगा, तो ठंडा पानी ऊपर का नीचे आ जाएगा और नीचे का गर्म पानी ऊपर आ जाएगा, फिर वो ठंडा होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। इस प्रकार से पूरा जो झील है, जो भी वो है, लेक है, उसका टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा, एम राइट। लेकिन ये कब तक होगा? ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। जैसे 4 पे पहुंचेगा काम चेंज हो जाता है। अब आइस जो है, आइस की डेंसिटी घट जाती है। अब ऊपर अगर 3 डिग्री सेंटीग्रेड है या 2 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अब ये आइस हल्की हो गई है, ये ऊपर तैरा करेगी और नीचे नहीं जाएगी। तो नीचे वाटर बना रहेगा और ऊपर आइस तैरा करेगी, तो नीचे जो एक्वेटिक लाइफ हमारी है वो आराम से जिंदा रहती, मछली वगैरह। समझ में बात नहीं आई? आपने कभी ठंडे पानी में आइस क्यूब डाले होंगे ना, तो आइस क्यूब बैठ जाते हैं या ऊपर तैरा करते हैं? तैरा करते हैं ना, उनकी डेंसिटी कम होती है कम भाई, वो नेचर में ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका एक ग्राफ है, इस तरीके से कई ग्राफ हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब सिलेबस ठीक ठाक है, इसलिए थोड़ा समय बढ़ाइए अपना, ठीक है।